और अब समाचार विस्तार से। किसानों समेत सभी को हर साल बुल्ढाना में होने वाली भेंडवल की भविष्यवाणी का इंतजार रहता है। शनिवार घट स्थापना की गई, जिसके बाद रविवार को यह भविष्यवाणी की गई। भेंडवल की भविष्यवाणी के अनुसार इस साल मानसून सामान्य रहेगा और मानसून के पहले महीने में कम बारिश का अनुमान है। तो वहीं भेंडवल की भविष्यवाणी के अनुसार इस वर्ष फसलों की मात्रा सामान्य तथा फसल हानि की मात्रा अधिक होगी। प्राचीन नीलावती विद्या के ज्ञानी चंद्रभान महाराज ने 350 साल पहले इस परंपरा की शुरुआत की थी। उन्होंने ये भविष्यवाणियां परंपरागत ज्ञान, प्रकृति और अनुभव के आधार पर की थी। रामदास महाराज वाघ की मृत्यु के बाद पुंजाजी महाराज और शारंगधर महाराज कुछ वर्षों से ये भविष्यवाणियां कर रहे हैं। यह उनकी 11वीं पीढ़ी है। यह भविष्यवाणियां अक्षय तृतीया के दूसरे दिन सूर्योदयी नरहरि शिवराम वाघ के खेत में की गई घट स्थापना में हुए प्राकृतिक परिवर्तनों के आधार पर की गई। हालांकि यूसीएन न्यूज इन भविष्यवाणियों का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करता, लेकिन बुल्ढाना, जलगांव, खानदेश और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के किसानों को भेंडवल की इस भविष्यवाणियों पर काफी भरोसा है और इस भविष्यवाणियों के आधार पर ही वे खरीफ और रबी के फसल की योजना बनाते हैं। 30-35 वर्ष झाले आम्ही आमच्या गावचा या जवळला रहिवासी आम्ही मांडणं आमची खरी ठरते। म्हणजे पीक आल्यावर जसं निश्चित होते तेव्हा आधी कोणीच सांगू शकत नाही। त्याप्रमाणे आम्ही पेरणी करतो। आज काय सांगितलं महाराज? आज महाराजने सांगलं की बा अंबाडी हे फैलेलं कुलदैवत आहे आणि याच्यावर रोगराई येऊ शकते। सरकी कायम आहे, मगम आहे व तूर थोडी फैलेली आहे, पीक चांगलं येऊ शकते। ज्वारी फैलेलं आहे, ज्वारीचं पीक सुद्धा चांगलं येऊ शकते। उडीद मूग हे मगम आहे। लागे तीळ गीड फैलेला आहे, तिळाचं पीक चांगलं येऊ शकते पण नासाडी होऊ शकते। मागच्या वेळेस अशी हे बरोबर खरी ठरली का? मागच्या वेळेस खरी ठरलं, खरी ठरली। दरवर्षी प्रमाणे खरं ठरते पण ते अगोदर कोणीच निश्चित सांगू शकत नाही। दरवर्षी येऊन राहिलो पण याच्यातून काही घटना घडतात आणि काही घडत नाही। त्याच्यामुळे असं वाटते की आता जीवावर आल्यासारखं झालं। म्हणजे सर्वसाधारण सांगलं जाते, सर्व भास कोणावरच बसत नाही। पण आता बसून घ्यावं लागते शेतकऱ्याला। मेलोय तरी आपणच आणि जितो राहिलं तरी आपणच आहे असं वाटतं। याच्यात काय सांगितलं यावेळेस? यावेळेस त्यानं असं सांगितलं की सर्वसाधारण आहे, तिसऱ्या महिन्यात पाऊस आहे, मग अगोदर पीक झालं तरच तो तिसरा महिना कामा पडेल। पहिल्यापासून जर ठीक राहिलं पीक तर बरं वाटते। बुल्ढाना जिले की प्रसिद्ध भेंडवल घट स्थापना की भविष्यवाणी आज घोषित की गई। इस साल बारिश के साथ साथ राजनीतिक स्थिति की भी भविष्यवाणी की गई। इस बारे में हमारे प्रतिनिधि फहीम देशमुख ने चंद्रभान महाराज के वंशज शारंगधर महाराज से बातचीत की। जे आपल्या भेंडवळ बुजुर्गीची जी घटमांडण आहे, ही घटमांडण कम से कम 300 ते 350 वर्षापूर्वीची परंपरागत आतापर्यंत चालत आलेली घटमांडणी आहे। आणि या घटमांडणीचे कल्पना करणारे जे चंद्रभानजी महाराज होते, ते चंद्रभानजी महाराज काळाच्या प्रवाहामध्ये म्हणजे त्यांना निळवंती प्रसन्न होती असं सांगल्या जाते। निळवंती प्रसन्न होती म्हणजेच काय होतं की निसर्गातल्या ज्या घटना होत्या, निसर्गातले जे बदल होते हे त्यांना त्या काळाच्या ओघामध्ये समजत होते। त्याच्यामुळे त्यांनी जी संकल्पना मांडली घटमांडणीची, त्या काळानुसार ती पूर्णतः योग्य होती। 350 वर्षापूर्वीची परंपरा असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यातील भेंडवळ येथील घटमांडणीची भविष्यवाणी आज जाहीर करण्यात आली। यामध्ये चंद्रभान महाराज यांचे वंशज सारंगधर महाराज आपल्यासोबत आहेत। काय आहे ती भविष्यवाणी आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। महाराज, काय सांगितलेलं आहे आज भविष्यवाणीमध्ये? शेतकऱ्यांना काय आवाहन कराल? यावर्षीची जी भविष्यवाणी आहे ही एकूण सर्वसाधारण पिकाची आहे। कारण पावसाळा जो आहे हा सारख्या प्रमाणात पाऊस नाही, कारण पहिल्या महिन्यातला जो पाऊस आहे कमी आहे। ज्या ठिकाणी पहिल्या महिन्यात पाऊस होईल त्या ठिकाणी पेरणी झाली ते सक्सेस होतील, परंतु ज्या भागात पाऊस झाला नाही, पेरणी लेट झाली, उशिरा पेरणी झाली म्हणजेच पिकाला फटका बसतो। याप्रमाणे दुसरा महिना जो आहे तो ठीक आहे पहिल्या महिन्यापेक्षा, तिसरा महिना आहे सर्वात जास्त पाऊस आहे आणि चौथा महिना आहे तो सुद्धा कमी आहे। त्यामुळे पावसाचं प्रमाण सारखं नसल्यामुळे पिकाची परिस्थिती हे सर्वसाधारण राहील, कमी अधिक राहील। कुठे जास्त पीक येईल आणि कुठे कमी येऊ शकते, कारण त्याचं जे प्रतीक असते मसूर म्हणून ते बाहेर आणि आत आहे, त्यामुळे आपल्याला त्याचा त्रास होईलच। नक्कीच देशाच्या राजाला त्रास होणार आहे। शेतकऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे। अनेक भूकंप, अतिवृष्टी यांचा सामना आता शेतकऱ्याला करावा लागणार आहे असं भेंडवळच्या भविष्यवाणीमध्ये जाहीर करण्यात आलं। फहीम देशमुख, यूसीएन न्यूज़, बुल्ढाना। बुल्ढाना जिले में भेंडवल की भविष्यवाणी आज की गई, लेकिन अब भेंडवल की यह घट स्थापना अब विवादों में आ गई है।
अंधविश्वास निर्मूलन समिति ने ये भविष्यवाणी करने वाले वाघ महाराज पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अंधविश्वास निर्मूलन समिति द्वारा दावा किया गया है कि भेंडवल की घट स्थापना एक प्रकार का झूठ है। अनीस ने यह भी कहा कि पिछले वर्ष की गई सभी भविष्यवाणियां झूठी साबित हुई है। भेंडवल की इस घट स्थापना का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और न ही महाराज के पास किसी प्रकार की नीलावती विद्या है, जिसके चलते अंधविश्वास निर्मूलन समिति ने ये भविष्यवाणी करने वाले वाघ महाराज पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अब देखना होगा कि अनीस की भूमिका के चलते भेंडवल की भविष्यवाणी करने वाले वाघ बंधुओं पर कारवाई होती है या नाही। भेंडवळची घट मांडणीला कोणत्याही प्रकारचा वैज्ञानिक आधार नाही, निव्वळ कपोकल्पित पद्धतीने ते भाकीते सांगित असतात। लॉ प्रोबॅबिलिटी म्हणजे संभाव्यतेच्या नियमानुसार कोणती भाकीते सांगितली तरी 40 ते 50% भाकीते हे खरी ठरण्याची शक्यता असते। परंतु मागील वर्षाचा जर आपण विचार केला तर पर्जन्यमानाची भाकीते ही पूर्णपणे चुकीची ठरलेली आहेत। त्यांनी सांगितलं का मागच्या वर्षी ऑगस्ट मध्ये कमी पाऊस होईल, परंतु ऑगस्ट मध्ये सर्वाधिक म्हणजे तालुक्यात 1000 मिलीमीटर पैकी 400 मिलीमीटर पाऊस जळगाव जामोद तालुक्यात पडला। सप्टेंबर मध्ये त्यांनी भरपूर पाऊस सांगितला होता, परंतु सप्टेंबर मध्ये नेमका कमी पाऊस पडला 169 मिलीमीटर, म्हणजे पर्जन्यमानाची भाकीते पूर्णपणे चुकीची ठरली। पीक पाण्याचा जर विचार केला तर पीक पाणी कपाशीचं पीक मागच्या वर्षी कमी सांगितलं होतं, परंतु सुदैवानं बोंडअळी न आल्यामुळे कपाशीचं पीक चांगलं आलं। त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा या बाबतीत अनीस वारंवार मागणी करते आहे। अकोला आकोट मार्ग पर चौहटा की ओर से जा रहे दोपहिया वाहन को दापुरा फाटा के नज़दीक कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कार चालक का नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ। इस हादसे में दोपहिया वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार महिला की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल अकोला रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेज दिया। मामले में पुलिस आगे की जाँच कर रही है। अकोला पुलिस ने अकोला शहर और जिले में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया है। इसके तहत पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने 2 आपराधिक गिरोहों को रामदासपेट पुलिस थाना क्षेत्र से अगले 2 वर्षों के लिए तड़ीपार किया है। अकोला जिले में अपराधी गिरोह पर नकेल कसने के लिए रामदासपेट पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक मनोज बहुरे ने अपराधी यश उर्फ प्रिंस के गांवकर व धनराज थंदवाले को महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 55 के तहत अकोला जिले से 2 साल के लिए तड़ीपार करने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे को प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने दोनों अपराधियों को 2 साल के लिए तड़ीपार किया है। अकोला जिले के बालापुर तहसील के धनेगांव में पंचशील ध्वज निकालने के लिए मामले में आक्रोशित लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला। जिला प्रशासन ने इस मोर्चा को संज्ञान में लेते हुए तत्काल पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की। धनेगांव में आरक्षित जगह पर अन्य धार्मिक और बौद्ध समुदायों के लिए समान स्थान आरक्षित करने की मांग की गई थी। गांव के युवाओं ने पंचशील झंडा स्थापित किया था, जिसे हटा दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक ने अपील की कि मामले में निर्णय होने तक कानून हाथ में न ले। साथ ही जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने बताया कि टेम्पल कॉम्प्लेक्स के संबंध में ग्राम पंचायत निर्णय लेगी, ऐसा आदेश दिया गया है। दिसत असताना गेली अनेक दिवस बौद्ध समाजाची मंडळी ती जागा किमान अर्धी जागा जी आहे ती बौद्धांच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रमासाठी मिळावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत। काल बाळापूर पोलीसचे ठाणेदार अनिल जोंबळे यांनी जातीय तीळ निर्माण होईल किंवा जातीय दंगल होईल या उद्देशाने जाऊन गावामधनं तो जो ध्वज होता तो काढून घेतला आणि महिलांना आणि तिथल्या कार्यकर्त्यांना दमदाटी केलेली आहे। हा प्रकार काही चांगला नाही आणि म्हणून काल जे घडलं की जर राखीव असेल सगळ्यांच्या धार्मिक स्थळासाठी तर ती जागा वापरण्याची मुभा मिळावी यासाठी तिथल्या मंडळीने वेळोवेळी जिल्हा प्रशासन असेल, तालुक्याचं प्रशासन असेल, पोलीस असतील यांच्यासोबत मिळून ती जागा मिळवण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत। ते सनदशीर प्रयत्न आहेत आणि म्हणून आज जी मंडळी आली होती त्यांची जिल्हाधिकारी आणि SP साहेबांसोबत बैठक झाली। प्रशासनाने ती बाजू नीटपणे समजून घेतलेली आहे की नेमकं जागेच्या संदर्भातलं अतिक्रमणाचा मुद्दा नाही तर जाणीवपूर्वक ते अतिक्रमण दाखवलं जात आहे। त्या जागेवर कुठलं अतिक्रमण नाही आहे, केवळ ती जागा धार्मिक बाबीसाठी राखीव असल्याने ती दोन्ही समूहाला मिळावी अशी मागणी आहे आणि त्या पद्धतीने प्रशासनाने आता आश्वासन दिलं आहे की ती लवकरच ग्रामपंचायत स्तरावर ती जागा देण्याचे अधिकार आहेत असं ते निर्णय देणार आहेत। तो निर्णय प्राप्त झाला की मग पुढची आम्ही त्या जागेच्या संदर्भातली मागणी जी आहे ती ग्रामपंचायतकडून मंजूर करून ती जागा बौद्ध समाजासाठी राखीव करू।
राज्य में रेत उत्खनन के लिए जल्द नई पॉलिसी लागू हो जाएगी। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी है। नागपुर में बिल्डरों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फडणवीस ने बताया कि नई पॉलिसी को कैबिनेट में पेश किया जा चुका है। फडणवीस ने कहा कि जब तक वो सत्ता में है, रेती को लेकर होने वाली अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फडणवीस ने बताया कि रेती घाटों से रेती निकालने वाले और बेचने वाले अलग अलग इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब रेती का उत्खनन कर उसके डेपो तैयार करने का अधिकार जिलाधिकारी को दे दिए गए हैं। इन्हीं डेपो के माध्यम से ट्रांसपोर्टर को रेती बेची जाएगी। फडणवीस ने कहा कि इस व्यवस्था से उस रैकेट को खत्म किया जाएगा जिसके माध्यम से रेती उत्खनन का टेंडर नहीं होने दिया जाता था और अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जाता था। चोरीची रेती न्यायची आणि 4पट 5पट काय म्हणतात किमतीत विकायची, तर हे काही मी आल्याबरोबर सगळ्या रेतीवाल्यांवर थोडं टाईट केलं आहे. काही लोकांवर मी केसेस लावल्या, 1-2 लोकांवर मी एमपीडी देखील त्या ठिकाणी लावून टाकलेला आहे. कारण अशा प्रकारे हा काळा बाजार हा काही कमीत कमी मी आहे तोपर्यंत तरी मी हा होऊ देणार नाही, मी तो सहन करणार नाही. आणि म्हणून निश्चितपणे येत्या आता मागच्याच कॅबिनेटला सगळी पॉलिसी फायनल झाली. आता मला असं वाटतं ती तुमच्याकडे हा सोमवारी येईल आणि त्याच्यानंतर आपल्याला अतिशय सोप्या पद्धतीनं आणि कुठल्याही काळा बाजाराला समोर न जाता आपल्याला ही रेती जी आहे ही या ठिकाणी निश्चितपणे उपलब्ध होईल. मी पुन्हा एकदा आपल्याला सांगू इच्छितो की अनेक प्रश्न असतात, छोटे छोटे प्रश्न असतात. दरवेळेस तुमचं आणि माझं इंटरॅक्शन होऊ शकत नाही, पण इथले आपले लोकप्रतिनिधी आहेत, आमचे अधिकारी आहेत, सगळे प्रोएक्टिव्ह अधिकारी आहेत. यांच्यासोबत वारंवार बसून जर तुम्ही काही त्यातले सोल्युशन्स काढले तर सरकारकडनं ते सोल्युशन्स मंजूर करून देणं ही माझी जबाबदारी आहे. ती निश्चितपणे आपण करू. जे लोकहिताचे काम बघा, शेवटी आपल्याला सगळ्यांना प्रॉफिट कमवायचा, पण प्रॉफिट शुड नॉट बी द ओनली मोटिव्ह. लोकहित हे लार्जर मोटिव्ह ठेवायचं आणि त्यातनं मग जे काही लोकहित करताना आपल्याला जे काही प्रॉफिट मिळत आहे ते निश्चितपणे आपण कमवलं पाहिजे. असा विचार करून जर तुम्ही काही नियमांमध्ये बदल केला तर तो बदल हा निश्चितपणे आपण या ठिकाणी करून दाखवू. मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा कि मराठा आरक्षण का विरोध नहीं है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण पर इसका परिणाम नहीं होना चाहिए। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अजीत पवार को लेकर शुरू बयानबाजी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही कहा कि उन्होंने केवल मीडिया के सवालों का जवाब दिया था, वैसे राजनीति में कोई भी आगे बढ़ना चाहता ही है। असं आहे की मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही आणि आमचं म्हणणं आहे की इथे पण बीजेपीचं राज्य आहे महाराष्ट्रात, दिल्लीमध्ये सुद्धा बीजेपीचं राज्य आहे. 50% आरक्षणाच्या वरती 10% त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना, तसं काय कोणी मागितलं होतं असं मला काही वाटत नाही, पण 10% वाढून दिलं म्हणजे आता 60% असंही झालेलंच आहे. मराठा आरक्षणाला सुद्धा त्यांनी असेच 10% आणखी 60% करावे आणि द्यावं ना, काय हरकत नाही. पण इथे आता तुम्ही जे म्हणतात की आम्हाला जे 27% आरक्षण ओबीसीला आहे त्यातलं फक्त 17% आरक्षण आता आमच्याकडे शिल्लक आहे. बाकी सगळे VJNT अमुक तमुक ह्या सगळ्या गोवारी समाज ह्या सगळ्यांना दिलेलं आहे. ते आम्हाला त्याचा काही विरोध नाही, ठीक आहे. मागास दिले आहेत, फार मोठ्या प्रमाणात त्यांना दिले. 17% फक्त शिल्लक आहे. आता कुणबी समाज हा सुद्धा ओबीसीमध्ये आहे. असं आहे ना की तुम्ही मीडियाचे लोक अतिशय हुशार असतात. तुम्हीच प्रश्न विचारणार की तुम्हाला मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल का, तर त्यांनी काय सांगायचं, आवडणार नाही. प्रत्येकजण राजकारणामध्ये येतो, तो वरच्या पदावर जाण्याच्या अपेक्षेने येतो. त्याच्यामध्ये काय तुम्हाला सुद्धा कधीतरी वाटतं ना की आपण ह्या अमुक काय असेल तो लोकशाही असेल का काय ABP असेल त्याचं रिजनल हेड व्हावं, त्याच्या आणखीन वरती जावं. जातातच आहे तुमचे लोक. त्याच्यामध्ये अपेक्षा ठेवण्यात काय हरकत काय आहे. परंतु तुम्ही दगडं मारून उधळणारे लोक आहोत. परंतु ते शिक्षण ज्या शाळेतल्या मास्तरांकडे तुम्ही घेतलं, हेडमास्तरांकडे, तेच येणार आहेत ना तिकडे मीटिंगला. गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील में परसोड़ी रैयत गांव में एल्गार परिषद द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छगन भुजबल का ग्रंथ तुला किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता छगन भुजबल के अमृत महोत्सव पर उनके समर्थकों द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
इसी क्रम में गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील के परसोड़ी रैयत गांव में पार्टी द्वारा एल्गार परिषद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छगन भुजबल का ग्रंथ तुला किया गया। खास बात तो यह है कि इस दौरान महात्मा फुले द्वारा लिखित शेतकऱ्यांचा आसूड और मी सावित्रीबाई फुले पुस्तक से उनका ग्रंथ तुला किया गया। ये कार्यक्रम छगन भुजबल के लिए भी बहुत खास रहा, क्योंकि उनके जीवन में इस तरह का ये पहला आयोजन था। ये ग्रंथ तुला आसपास के जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। उपलब्ध सुविधाओं और जनशक्ति की तुलना में अकोला के सर्वोपचार अस्पताल पर मरीजों की देखभाल का बोझ बढ़ गया है। हालांकि कई बार सुविधाओं के अभाव में मरीज और उनके परिजनों को काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। स्ट्रेचर नहीं होने के कारण यहाँ अक्सर मरीजों को समस्या होती है। वहीं दूसरी ओर सरकारी मेडिकल कॉलेज में व्हील चेयर व स्ट्रेचर धूल खा रहे हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थित सर्वोपचार अस्पताल में अकोला सहित आसपास के 3 से 4 जिलों के मरीज उपचार के लिए आते हैं। ऐसे में अस्पताल में मरीजों व उनके परिजनों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन अगर यहाँ सुविधाओं की बात की जाए तो मरीजों को कई बार आवश्यक सुविधा भी नहीं मिलता। सोनोग्राफी के लिए मरीजों को दूसरे वार्ड में ले जाते समय व्हील चेयर या स्ट्रेचर की आवश्यकता हो सकती है। स्ट्रेचर के अभाव में परिजन अपने मरीजों को काफ़ी मुश्किल से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। मरीजों को साधारण व्हील चेयर भी नहीं मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज परिसर में व्हील चेयर और स्ट्रेचर बेकार पड़े हुए नजर आ रहे हैं। महात्मा बसवेश्वर की जयंती के अवसर पर अकोला में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय के सभागृह में अपर जिलाधिकारी विश्वनाथ घुगे, निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से के हस्ते महात्मा बसवेश्वर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका अभिवादन किया गया। इस दौरान निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से ने कहा कि महात्मा बसवेश्वर ने जातिगत भेदभाव को मिटाने और समानता के उन्मूलन के लिए काम किया। उनके कार्य और विचार आज भी प्रेरणादायी है। इस अवसर पर महाराष्ट्र वीर शैव सभा के पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ हजारे, उपाध्यक्ष महेश शेटे, राम गवली सहित जिलाधिकारी कार्यालय के विभिन्न विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अकोला न्यूज़।